मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो है अकाउंट्स में क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट, जिसमें आपके जो बुक्स हैं वो पार्ट्स में हैं। एक तो आपका उसमें आता है जो आपकी पार्टनरशिप है, दूसरा आता है एक शेयर वाला पार्ट, और तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वो अभी हम इसमें सेकंड पार्ट है ये शेयर वाला, ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है आपका चैप्टर नेम कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर, यानी कि जो आप शेयर इशू करते हैं, शेयर क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, शेयर का क्या मतलब है। मतलब शेयर जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो शेयर क्या है। तो यहाँ है टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ small denominations, each such unit is called share। ठीक है, इसका मीन्स है यहाँ पे कि जो कंपनी का टोटल यूनिट होता है, यानी कि जो टोटल अमाउंट वो पैसा लगाती है कंपनी, उस अमाउंट का जो स्मॉल पार्ट्स होता है, ठीक है, वो स्मॉल पार्ट्स आपका कहलाता है शेयर। एग्जाम्पल भी मैंने एक दिया था कि मान लीजिए एक कंपनी में अगर 10 लाख रुपए स्टार्ट किए हैं 10 लाख रुपए से, तो उसमें आपके जो 10-10 रुपए के शेयर हैं वो 1 लाख शेयर हैं, तब जाके वो कंपनी बनी है। तो वो आपके क्या है, उसे जो एक शेयर जो 10 रुपये का है उसे हम बोलते हैं आपका एक शेयर। ठीक है, और अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन किया देता हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आपका जो है चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हाँ, तो इसमें आपका सबसे मेन काम है शेयर में कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, और उस कंपनी में जब तक मुझे पहले 3 साल का बैकअप चाहिए होता है, और आफ्टर दैट 3 साल का बैकअप होने के बाद मैं उस कंपनी में आगे उसको चला सकता हूँ। यानी सबसे पहले मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बनाऊँगा, 3 साल मैंने उसको चलाया, देन आफ्टर मैं उसे पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं उसे कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कुछ मुझे अपना इन्वेस्टमेंट देना होगा, कुछ मुझे लोन या जैसे भी मैं ले सकता हूँ। तो उसमें मैंने एक शेयर पार्ट लिया, जिसमें मैंने अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाए, तो कुछ पैसे 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए मैंने लगाए, बाकी के जो है वो शेयर के थ्रू लगाए। तो शेयर में क्या होता है आपको कि मैं पब्लिक को इनवाइट करता हूँ कि भाई आइए और मेरे शेयर परचेज कीजिए, मेरे कंपनी में पार्टिसिपेट करिए, यानी कंपनी में हिस्सेदार बनिए। ठीक है, जितने आप पैसे के शेयर ले लेंगे उतने % के आप मेरी कंपनी में हिस्सेदार हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो 10 रुपये का शेयर में दे रहा हूँ, या कोई 100 रुपये का देता है, कोई 1000 रुपये का भी देता है, कोई लाख रुपये का भी देता है। तो जितने उसकी मार्केट वैल्यू है, जो गुडविल है, उसके अकॉर्डिंग, और वो शेयर की वैल्यू आगे पीछे कम या ज़्यादा होती रहती है, जैसे कि उसका जो बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या डिमोलाइज हो रहा है उस हिसाब से। ठीक है, अब इसमें शेयर के टाइप्स की बात करते हैं। तो शेयर जब मैं अगर मार्केट में खरीदूंगा किसी कंपनी के, तो मैं 2 तरीके से खरीद सकता हूँ। सबसे पहले इसमें है आपका टाइप्स ऑफ शेयर में 2 तरह से होते हैं शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो पेमेंट मुझे पहले देंगे, और इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो एक तरह से मैं ओनर हूँ। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या फ़र्क है, कैसे कौन से शेयर हमें खरीदने चाहिए और कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रेफरेंस शेयर की बात करता हूँ। प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर हैं जैसे एक फिक्स्ड अमाउंट मुझे मिल जाती है। जैसे मैंने मान लीजिए 10 रुपये के 100 शेयर यानी 1000 रुपये आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर पे आपने मुझे फिक्स्ड अमाउंट दे दी, इतने % आपको प्रॉफिट दिया जाएगा हर साल, उसके अलावा आपको किसी बात से मतलब नहीं। ठीक है, तो वो तो आते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर में। और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं कंपनी में हिस्सेदार होना चाहता हूँ, मैं हर कंपनी की मीटिंग वगैरह अटेंड करूँगा, हर प्रोजेक्ट चेक करूँगा, हर बात की जानकारी रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपका इक्विटी शेयर। लेकिन यहाँ पे आपका कोई फिक्स्ड नहीं होता कि आप कितने रुपए कमाएंगे या कितने आपके बचेंगे। यहाँ पे भी मैंने 1000 रुपये लगाए और यहाँ पे भी 1000 रुपये लगाए। ठीक है, यानी 1000 रुपये मैंने प्रेफरेंस शेयर यानी 100 प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए और 100 इक्विटी शेयर खरीद लिए।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मुझे 10% मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 100,000 रुपये मैंने जो लगाए हैं उस पर मुझे 10% की तरफ से यानी 100 रुपये मिल जाएंगे, 1,100 रुपये हो जाएंगे, यानी 1100 हो जाएंगे। यहाँ इक्विटी में ये फ़र्क होता है कि जब मैं पेमेंट करूँगा, यानी 1 साल मैंने आपका पैसा यूज़ किया और पैसा यूज़ करने के बाद जब मेरा पेमेंट करने की बारी आई तो सबसे पहले मैं इसका पेमेंट करूँगा, क्योंकि ये इसको मैंने फिक्स रखा है भाई 10% तो ये दूंगा ही दूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट मैं इक्विटी की तरफ जाऊँगा। अगर पैसा बचता है मेरे पास, अगर मेरे पास 10 लाख रुपये थे जिसमें से मेरे पास 1 लाख रुपये मैंने कमाए और 1 लाख रुपये में प्रेफरेंस शेयर वालों को जितना पेमेंट हुआ उसके बाद अगर पेमेंट बचता है तो वो इक्विटी को जाएगा, अदरवाइज इक्विटी वाले को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर आपका बेटर रहता है। जो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं उनके लिए प्रेफरेंस शेयर बेटर है, और जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करके देखना चाहते हैं और वो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग चाहते हैं कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो वो इक्विटी शेयर लेंगे। अब इसमें भी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में भी आपके टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, या कह सकते हैं टाइप्स हैं ये आपके। इन टाइप्स में आपको ये प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे। इक्विटी शेयर के कोई टाइप्स नहीं होते, ये सिंपली इक्विटी शेयर ही होते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि क्यूमुलेटिव में जैसे हर साल क्या होता है, कंपनी डिविडेंड देती है, लाभांश देती है कि आपके मेरे पास इतने फ़ायदे मैंने कर लिया है कंपनी ने, तो उस कंपनी अपने फ़ायदे का कुछ % आपको दे रही है। तो वो क्यूमुलेटिव में क्या होगा कि लास्ट ईयर मैंने आपको प्रॉफिट नहीं दे पाया कंपनी ने, तो नेक्स्ट ईयर आप क्लेम कर सकते हैं कि मुझे पिछले साल का फ़ायदा नहीं मिला, मुझे इस साल आप प्रॉफिट दीजिए। तो वो शेयर होते हैं आपके क्यूमुलेटिव शेयर। दूसरे होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव शेयर, कि जिसमें अगर आपके लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं मिला है कंपनी की तरफ से, तो आप इस साल उसमें कुछ नहीं कह सकते, इस साल का ही मिलेगा, पिछले साल का कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा है पार्टिसिपेटिंग। जैसा कि मैंने कहा था कि इक्विटी शेयर में भी ये होता है कि आप पार्टिस कर सकते हैं, और यहाँ पे भी प्रेफरेंस शेयर में भी है। पार्टिसिपेटिंग में है कि अगर आपको कंपनी की मीटिंग में जाना है, यानी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, या कंपनी की और गुडविल की बात हो रही है, या कंपनी कोई सेमिनार वगैरह हो रही है, तो उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, अपना राइट्स देखना है कि मैं अगर 10% का पार्टनर हूँ तो मैं अपनी बात रख सकता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या है, पार्टिसिपेटिंग शेयर लेना है। उसके अलावा नॉन पार्टिसिपेटिंग, जहाँ आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर लेंगे। रिडीमेबल मीन्स जो पेमेंट हो सकता है जिन शेयरों को, यानी कि आज अगर मैंने शेयर परचेज किए हैं तो मैं चाहता हूँ कि 1 लाख रुपए के मैंने शेयर खरीदे, 10 साल बाद मुझे जो कंपनी की गुडविल होगी या प्रॉफिट जोड़ जाड़ के मुझे 20-25 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से मैं रिडीमेबल शेयर लूँगा अगर मुझे इन फ्यूचर पेमेंट चाहिए तो। और अगर मुझे पेमेंट इन फ्यूचर नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि लाइफ टाइम जब तक कंपनी चले प्रॉफिट मुझे देती रहे और मेरे पैसे का यूज़ करती रहे, तो मैं क्या लूँगा, इररिडीमेबल शेयर यूज़ करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कन्वर्टेबल शेयर। कन्वर्टेबल शेयर, अगर आपको लगता है कि आपने जो रिस्क ली थी, यानी कि 1 साल आपने कमा के देखा कि भाई 100 के 110 मिल गए, लेकिन यहाँ पे इसको 100 के 150 मिल गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अरे अब मुझे ये प्रेफरेंस शेयर चेंज करके इक्विटी ले लें, क्योंकि मुझे ज़्यादातर पैसा कमाना है, रिस्क लेना है, तो फिर आपने कन्वर्टेबल शेयर लिए। तभी आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी में जा सकते हैं, और इक्विटी से प्रेफरेंस में तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इक्विटी सिंपल एक ही होता है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ दूसरे शेयर्स में, वो शेयर्स होते हैं आपके नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा प्रोसेस रहता है, आपके जो शेयर्स के टाइप्स हैं और ये शेयर्स की डिफाइन है। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। शेयर्स में जो सबसे मेन काम क्या है, शेयर मीन्स हिंदी में भी एक बात कही जाती है, शेयर मीन्स होता है भाग, अंश। तो वही यहाँ पे अंश की बात कही गई है कि जब मेरे पैसे कंपनी के 10 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए के हिसाब से मेरे जो है शेयर कितने हैं, 10 रुपये का एक शेयर है और 1 लाख शेयर है, ठीक है। तो जो 1 लाख यूनिट है, उन यूनिट को क्या कहते हैं, शेयर।
और शेयर के मैंने बताए थे दो टाइप्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। यहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर नहीं है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर है। यहाँ पे आपको जितना आप पेमेंट लगाएंगे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, यानी लाभांश मिलेगा। यहाँ पे कोई आपका फिक्स नहीं है, अगर अच्छा प्रॉफिट होता है तो फिर आपको बचा हुआ मिलेगा। सबसे पहले पेमेंट प्रेफरेंस वालों को ही होगा। और प्रेफरेंस में भी क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर आप कभी भी नॉलेज के लिए भी अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आगे आप जब शेयर वगैरह कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं तो इस हिसाब से आपको इतनी नॉलेज होना सफिशिएंट है। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है या किस टाइप का शेयर है, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये क्वेश्चंस या थ्योरेटिकल मैटर आपको ज़्यादा एग्जाम में नहीं मिलता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके ज़्यादातर मैटर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसमें अब आगे जो शेयर हो गए टाइप्स ऑफ शेयर। अब टाइप्स ऑफ शेयर के बाद इनका क्या प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्या हम आगे एंट्री वगैरह करेंगे। ठीक है, हाँ इसी पे अब आगे जो आपके शेयर की बात कर रहे थे हम, तो शेयर में अब आपके काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि जो आपकी कैपिटल है उसमें भी अब टाइप्स आते हैं। यानी कि अभी तक शेयर के टाइप्स थे, अब शेयर कैपिटल के टाइप्स हैं। तो शेयर कैपिटल में आपकी सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल ले सकते हैं, नॉमिनल कैपिटल, यानी कि आपको ये बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी में कितनी ओवरऑल ऑथराइज कैपिटल है, यानी कि आपने किसी से उधार ली है या पब्लिक से कितनी ली है, टोटल आपकी कैपिटल आपने कितनी लगाई है बिजनेस में, वो होती है आपकी ऑथराइज कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल यानी कि कोई आपका नॉमिनी वाला है ऑप्शन होता है, आफ्टर दैट आपके ये नॉमिनल कैपिटल कितनी है वो आपकी यहाँ पूरी कैपिटल हो गई। उसके बाद आप इशू, मैंने कहा था पूरी कंपनी आप नहीं मांग सकते। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति है वो अपनी कंपनी स्टार्ट करेगा, सारा पैसा पब्लिक से मांग के और चुपचाप भाग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले आपको 3 साल का बैकअप होना चाहिए कि आप कंपनी एक पहले से चला रही हैं, उसके बाद ही आपको कंपनी की तरफ से आप शेयर मार्केट में उतर सकते हैं और आप शेयर परचेज करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको शेयर कैपिटल में फुल्ली जितनी भी आपकी टोटल ऑथराइज होती है उसमें 30 या 40% आपको इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है खुद से, बाकी का मैं पब्लिक से मांग सकता हूँ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, एक कंपनी आप कोई भी खड़ा हो जाएगा कंपनी लेके और वो अपने पैसे इन्वेस्ट करे बिना पब्लिक से मांग के, और जब उसके सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे वो भाग जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन में आपका इशूड कैपिटल वो कैपिटल जो कंपनी जो है पब्लिक से मांगती है, ऑल फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में क्या होता है, जैसे मैंने पब्लिक से मांगी कि मुझे 6 लाख रुपए की ज़रूरत है, 4 लाख रुपए मैंने खुद लगा दिए हैं, तो क्या आपको 100% श्योरिटी है कि 6 लाख रुपए अगर आपने मांगे तो कोई 6 लाख कंपनी को मिल जाएंगे पब्लिक की तरफ से? ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा भी मिल सकती है। अगर आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी है, पिछले लास्ट ईयर्स का टर्नओवर अच्छा है, आपने पिछले शेयर होल्डर उनको अच्छा प्रॉफिट दिया है, तो ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे कि मेरा पैसा ले लो, मेरा पैसा ले लो, क्योंकि उन्हें मालूम है 1 साल में पैसा डबल हो जाता है या अच्छा पैसा मिल जाता है। और अगर आपका शुरुआती खेल है तो उसमें क्या होगा, आपके पास इन्वेस्टर नहीं होंगे, हो सकता है कि आपने मांगे हो उतने भी आपको ना मिले। इशू कैपिटल में ये क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको टोटल जो आपने मांगे हैं उसमें अगर आपको 90% नहीं मिलते हैं तो आपको दोबारा से मांगने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 6 लाख रुपए की क्या की एप्लीकेशन लगाई कि भाई मुझे 6 लाख रुपए कंपनी को चाहिए। तो इन दैट केस जब 6 लाख रुपए की डिमांड थी तो 6 लाख का 90% होता है 954, 5,40,000, और 5,40,000 की जगह मुझे पैसे मिले 5,38,000, 38,000। तो इन दैट केस क्या होगा कि मुझे दोबारा से शेयर इशू करने होंगे, तब जाके मैं
पेमेंट दोबारा से लूँगा वापस, यानी कि जितना टोटल मुझे अमाउंट चाहिए इस अमाउंट का 90% अगर पब्लिक नहीं ले देती है तो फिर मुझे दोबारा से पूरा अमाउंट मांगना पड़ेगा, मैं वो पैसा भी नहीं ले सकता। अब पैसा लेना कैसे हूँ, यानी कि जब मैं पब्लिक से पैसा मांगूँगा, पैसा तो नहीं वही 1 लाख रुपये दे, कोई लगा पड़ी नहीं, उसके लिए भी प्रोसेस है। उसके प्रोसेस है, सबसे पहले मैं शेयर मार्केट में अपना प्रॉस्पेक्टस इशू कराता हूँ। प्रॉस्पेक्टस एक छपा है इसमें कंपनी का नाम, पूरी डिटेल, उसका GST नंबर, उसका ये सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें मैंने उसमें प्रोवाइड कराई। और मैंने पिछले अपने जो है बैकअप दिया कि भाई मैं इतने सालों से हूँ और मैं इतना प्रॉफिट दे रहा हूँ, तो इस तक आपके यहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मेरा एक शेयर है 100 रुपये का, तो ज़रूरी नहीं है मैं 100 रुपये एक साथ में लूँ। उसमें मैं क्या करूँगा, पहले मैंने 20 रुपये ले लिए एप्लीकेशन पे, 25 रुपये ले लिए अलॉटमेंट पे, 25 रुपये ले लिए फर्स्ट कॉल पे, और 50 और अभी भी 30 रह गए। तो इसमें मैंने यहाँ पे 15 फर्स्ट एड फाइनल कर देंगे, ठीक है। इस तरह से लिए जाते हैं। अब मैंने मान लीजिए किसी व्यक्ति ने स्टार्टिंग में 100 रुपये वाले 1000 शेयर लिए, ठीक है, यानी कि उसमें 1 लाख रुपए आपकी फर्म में इन्वेस्ट किया, तो क्या वो 1 लाख डायरेक्ट आपको दे देगा एक बार में? नहीं। सबसे पहले वो क्या करेगा, एप्लीकेशन डालेगा कि सर मुझे आपकी कंपनी के 1000 शेयर चाहिए, ठीक है। तो वो आपके 20 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर के पैसे देगा, यानी कि 20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ठीक है आपकी एप्लीकेशन हमने ले ली है, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद, ठीक है, आपके पास अलॉटमेंट के लिए ड्यू आएगा कि भाई आपकी अलॉटमेंट बाकी की जो पेमेंट है उसमें से कुछ पेमेंट और मुझे चाहिए। तो वो फिर मैंने 1000 रुपये के हिसाब से दूसरा ले लिया, ये 25,000 रुपये फिर 3 महीने बाद चलेगा। फिर उसके बाद फिर 3 महीने बाद फिर आपका जाएगा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, या फिर ये तीनों एक साथ भी ले सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कितनी बार में लेना चाह रहा है, थोड़ा थोड़ा करके लेगा या इकट्ठा पैसा लेगा, तो वो जैसे भी आपकी पेमेंट देगा। तो यहाँ पे मैंने पहले फर्स्ट कॉल ली है, फिर सेकंड कॉल ली है और फाइनल कॉल। कॉल से मतलब ये है कि उसने ड्यूरेशन बढ़ा दी है ताकि जो इन्वेस्टर हैं उनको आसानी रहे, क्योंकि एक बार में आप यहाँ तो छोटी सी जगह में 1 लाख रुपये की बात कर रहा हूँ, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है वो करोड़ों में अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो एक बार में तो इन्वेस्टमेंट देगा नहीं सारा। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया सेट करना होगा। इस टाइप से मैंने यहाँ पे पेमेंट ले लिया और उसकी पेमेंट फिर आपको ओवरऑल 1 लाख रुपये आ गया। तो मैंने 5 बार में लिया, 3 महीने करके, 3 महीने 15 महीने, यानी कि आपके लगभग 1.25 साल में ये पेमेंट मैं ले पाया। तो ये एक इन्वेस्टर की बात है, ऐसे सारे इन्वेस्टर से जब मैंने पेमेंट लिया तो इसी टाइप से मैं पेमेंट लेता हूँ। अब ये जो पेमेंट लेने का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैं जनरल एंट्री जो फॉर्मेट है उसमें इसको पैचअप कराता हूँ, यानी कि लिख के देखता हूँ, क्योंकि ये एक रिटन प्रूफ की तरह से भी काम करता है कि भाई मैंने क्या ख़रीदा, क्या बेचा, कितने शेयर लिए, कितने अलॉट हुए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ मैं मेंशन करूँगा। यहाँ जनरल एंट्री जिसकी भी है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी का ओनर है, और उसके बाद डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट दिया और अमाउंट CR। जो आपका फर्स्ट ईयर क्लास में जनरल एंट्रीज अगर आपने पढ़ी होंगी तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं उनको एंट्रीज को मेंशन करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी शेयर कैपिटल के टाइप से। फिर शेयर जो आप पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो कंपनी को पैसे दे रहे हैं, तो वो किस टाइप से देंगे, प्रॉस्पेक्टस, देन एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल, देन फाइनल कॉल। क्योंकि सारा पैसा जो भी आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है किसी भी अच्छी कंपनी में, तो आप एक साथ नहीं देना चाहेंगे। अगर छोटी रकम है तो हर कोई दे देगा, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी के 50% शेयर रखते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक बार में से देंगे पेमेंट नहीं। उनके लिए ही एक फॉर्मेट बनाया गया है, तो प्रॉस्पेक्टस, देन एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, और इन तीनों को मैं चाहे तो मर्ज कर सकता हूँ या अलॉटमेंट के साथ भी ले सकता हूँ। लेकिन ये दो चीज़ें तो मुझे देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी शेयर होल्डर्स होते हैं कि
चाहिए 6 लाख रुपए और आ जाते हैं मेरे पास 10 लाख की डिमांड, तो फिर जितने मुझे रखने होते हैं उतने रखता हूँ, बाकी के मैं वापस कर देता हूँ। ये भी नहीं है मैं एक्सेस भी रख सकता हूँ। कम 90% से कम रखूँगा तो वो मना हो जाएगी, और 100% से ज़्यादा भी रखूँगा तो भी मना हो जाएगी। तो जितना क्राइटेरिया है 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 100 होना चाहिए, 100 से ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी मैं एंट्री का स्टार्टिंग करता हूँ कि कैसे क्या आप एंट्री करते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसमें जो आपका एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे आपकी जो कंपनी है पवन लिमिटेड, और पवन लिमिटेड के जो है 30,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपये के हिसाब से उन्होंने चार्ज की, 30,000 शेयर और 10 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए उन्हें लेने हैं। ठीक है, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो उनमें पैसे जो आपकी कंपनी में लगा रहे हैं, उन्होंने 3 रुपये एप्लीकेशन के लिए मांगे हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट के लिए, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के लिए, 2 रुपये फाइनल कॉल के लिए। ओवरऑल 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 रुपये उन्होंने मांगे हैं, तो उन्होंने 10 रुपये दिए हैं, लेकिन ड्यू डेट पे अलग अलग टाइम पे। ठीक है, और लास्ट में जो आपके इशू के एक्सपेंसेस हुए हैं वो 8,000 रुपये, उसकी एक अलग एंट्री आपको मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप फॉर्म इशू करते हैं, प्रॉस्पेक्टस वगैरह बनाते हैं, सारी डिटेल वगैरह आप देते हैं, तो उसमें क्या होता है, खर्चा होता है, तो वो भी आप खर्चा क्या है उसी में से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से होगी कि जब 30,000 शेयर पे आपको एप्लीकेशन लेनी होगी, तो आप क्या एंट्री डालेंगे। सबसे पहले पैसे आपको मिलेंगे, यानी कि जो शेयर होल्डर्स है, आपने मांगे 30,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से, तो उन्होंने पेमेंट कर दिया स्टार्टिंग। क्योंकि पेमेंट के लिए आप एप्लीकेशन लगाते हैं, तो शेयर होल्डर होते हैं कि हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए और अलॉट कर दीजिए, अगर आप नहीं चाहते तो आप वापस कर दीजिए पैसे। ठीक है, इन दैट केस यहाँ पे क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी पैसा जब मेरे पास आएगा तो वो जनरल एंट्री का फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो 3 अकाउंट जो हमारे होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो इसमें आपका ये रियल अकाउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए होता है कि जो भी पैसे आते हैं हमारे ज़्यादातर बैंक से ही चलते हैं, ऑनलाइन काम होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आ गए वो पैसे, और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर थे मैंने बताए थे, इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर है वो, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के नाम से आपका वो पेमेंट आया है 90,000। ठीक है, अब जो पैसा आया है उसको मुझे डालना है शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफ़र की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ एप्लीकेशन का जो पैसा था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो एप्लीकेशन का पैसा, क्योंकि अलग अलग पैसा आ रहा है, तो वो शेयर कैपिटल में ओवरऑल जाएगा। पहले शेयर का उसका आएगा, एप्लीकेशन का, फिर अलॉटमेंट का आएगा, फिर फर्स्ट कॉल का आएगा, फिर फाइनल कॉल का आएगा, तो हर बार मुझे पैसे इसमें इक्विटी शेयर में ही डालने पड़ेगा। ठीक है, तो ये पैसे मैंने ट्रांसफ़र कर दी, वही 90,000 आए, आप रिसीव में पहुँच गई 90,000। ये लिखा है बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट में पहुँच। नेक्स्ट आगे फिर 3 महीने बाद आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा या ईमेल आ जाएगा कि भाई आपकी नेक्स्ट जो है ड्यू डेट आ गई है, उस पर आपको पेमेंट करना है 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट, कि आपके जो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं शेयर, जो आपने खरीदने के लिए बताए थे, वो खरीदने के लिए आपको एक्सेप्ट कर दिए गए हैं, और आपको अलॉटमेंट 3 रुपये के हिसाब से दे दी है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपकी ड्यू की एंट्री आएगी, यानी कि आपको रिमाइंड कराने के लिए कि भाई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मुझे इसमें इक्विटी शेयर में कैपिटल में पैसा डालना है अलॉटमेंट का, तो आपको ये पैसा देना है। ठीक है, तो ये आपकी 3 एंट्री स्टार्टिंग में होंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री अभी देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में इसको इरेज करके दोबारा से मेंशन करता हूँ। ठीक है, फिर आपका ये पेमेंट जो है वो रिसीव होगा, और पेमेंट रिसीव कैसे होगा,
इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एंट्री है, जो आपके शेयर मैंने पहले ड्यू के लिए आपको मैसेज कर दिया या बता दिया कि कंपनी ने कि भाई मुझे अगर ये पैसे चाहिए, आफ्टर दैट आप पैसे रिसीव करेंगे, बैंक कंपनी रिसीव करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 90,000 रुपये जो आपके रिसीव करने थे अलॉटमेंट के, वो आप रिसीव करेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट रिसीव करने के बाद फिर 3 महीने बाद फिर फर्स्ट कॉल के लिए मैं ऐलान करूँगा कि भाई आपके फर्स्ट कॉल की आ गई इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये आपका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और ये कितने रुपये से है, 2 रुपये के हिसाब से है आपके 30,000 शेयर। तो यहाँ आपका जो अमाउंट आएगा वो 60,000 रुपये ये आपके ड्यू हो गए। ठीक है, 60,000 रुपीज़ ये आपके ड्यू हो गए। आफ्टर दैट फिर आपको इसका पेमेंट चाहिए, तो पेमेंट के लिए आपका बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया आपका टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और ये भी आपका वही 60,000 रुपीज़। ठीक है, 60,000 रुपये ये आपके आ गए फर्स्ट कॉल के। नेक्स्ट इसके बाद फिर ये एंट्री है, फिर यहाँ पे फिर आपने फाइनल कॉल के लिए फिर 3 महीने बाद फिर उनको बताया, एंगेज किया कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी फाइनल कॉल है 2 रुपये के हिसाब से, 60,000 रुपये के हिसाब से वो आपको पे करनी है। अगर एक ही बंदा है तो, अगर और भी है तो अलग अलग सबके पास जिनकी अमाउंट होती है उनके हिसाब से मैसेज पहुँचेगा या फिर मतलब उनको पता चलेगा। नेक्स्ट उसके बाद फिर वो पेमेंट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये सारा पैसा जो उनको धीमे धीमे करके 90,000 प्लस 90,000 हो गया, अब आपका 180 के बाद आपका 60 और 60 120, तो 120 और 180 ये आपका हो गया 3 लाख रुपीज़। इस तरह से आपका जो 30,000 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपये मिलने थे, तो 3 लाख रुपये इस तरह से आपके वो पहुँच गए कंपनी के पास। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी एक जो मैंने एंट्री बताई थी 8,000 रुपये का एक खर्चा हुआ है शेयर का इशू करने के लिए, तो वो यहाँ पे खर्चा मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो मैंने एक्सपेंसेस पेड कर दिए 8,000 बैंक से वो कटे गए। ठीक है, इस टाइप से आपके स्टार्टिंग है ये एक छोटा सा नॉर्मल एक एग्जांपल दिया है मैंने। अभी इसमें काफ़ी कुछ है चीज़ें जो और भी बतानी है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में और आएंगे। तो ये सिर्फ एक स्टार्टिंग के तौर पे आप इसको समझिए, और सबसे पहले जो इसमें आपको काम करना है वो ये करना है कि आपको सबसे पहले एंट्री थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले जो आपकी एंट्री होती है वो एप्लीकेशन की होती है। एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा मिलता है। ऑब्वियसली जब मैं कहीं कोई एप्लीकेशन में लगाऊंगा शेयर में, तो वहाँ मैं पैसे के लिए जाऊँगा, भाई मेरे पैसे आप अपनी कंपनी में लगा लीजिए। फिर उस पर डिपेंड करता है कि वो मेरे पैसे लगाना चाहता है या नहीं लगाना चाहता। तो सबसे पहले पैसे लगाने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर वो पैसा जो उन्होंने लगा लिया है वो अपने शेयर कैपिटल में डालेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो पैसा शेयर कैपिटल में चला। आफ्टर दैट फिर मैं उसके लिए पैसे मांगूंगा, जो मैंने उनको जिनको पैसे के लिए बोल दिया कि भाई आपके शेयर मैंने ले लिए हैं और उनको आपको आगे पेमेंट करना है, तो फिर मैं उनको ड्यू कराऊंगा। तो शेयर जैसे मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू कराई थी, ऐसे ही इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखूँगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू के बाद फिर अलॉटमेंट का पैसा लूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर उसके बाद फिर मैंने अलॉटमेंट का पैसा ले लिया, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा लिया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मैंने एक तरह से रिमाइंड कराया। उसके बाद फिर रिमाइंड ड्यू के बाद, ड्यू मीन्स देना है, मतलब देना बाकी है, ड्यू है। ठीक है, और उसके बाद फिर फर्स्ट कॉल का पेमेंट, और फर्स्ट कॉल के बाद फिर मैंने फाइनल कॉल का ड्यू दिखाया, देन आफ्टर फाइनल कॉल का पेमेंट। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये बैंक का जो मैंने एक्सपेंस किया था, यानी कि इशू शेयर करने में जो मैंने खर्च किए थे पैसे, उसका ये आपका एंट्री। यहाँ जो डेट वाला कॉलम है, इसमें भले ही मैंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आपको इस डेट वाले कॉलम को ऐसे ही खाली छोड़ना है,
मतलब डेट वाला कॉलम बनाना जरूर पड़ेगा, क्योंकि डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, DR और अमाउंट CR, ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप ये भी कहेंगे LF भी खाली है, खाली छोड़ दिया, तो इसका यूज़ नहीं तो इसको हटा दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, छोटा कर दो, ठीक है। पर्टिकुलर के कॉलम को बड़ा कर दो, डेट का भी कॉलम थोड़ा कम कर दो, तो जब यूज़ में आएगा तब देखेंगे डेट कभी कभी आ भी जाती है इसमें, ठीक है। इस टाइप से ही आपके फर्स्टली आपको जो मेरा स्टार्टिंग है, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मैंने वो भी बच्चे शेयर में देखना चाहते हैं कि भाई पहली वीडियो में वो सब समझ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे और अच्छे से एक्सप्लेन होगा, लेकिन उससे पहले आपको बुक्स से थोड़ा सा इसको स्टडी करना होगा, या इसकी एंट्री जो मैंने अभी आपको बताई वो पॉज कर करके आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आपको सेल्फ करके देखना है, देन आपको पता चलेगा कि आपका क्या रहा है, ठीक है। तो ये अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट के लिए अब मैं अगली वीडियो में आपका आगे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।